हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। साथ ही साथ में आप सभी साथियों को आज 18 अक्टूबर है। आप सभी साथी बैंकर्स को और आपके परिवारजनों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 और 20 को क्लासेस नहीं है, तो एडवांस में आप सभी साथियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपके बैंकर्स बूस्टर एमसीक्यू सीरीज की लास्ट क्लास 50th क्लास है। इसके बाद 21 से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं जो पिछला पेपर आपका हुआ है मई मंथ में। और मई मंथ में जो आपका आरबीडब्ल्यू का पेपर था उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम प्रीवियस पेपर बेस्ड एक एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करेगा। क्योंकि जो एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे वो पूरी तरह से आपके जो प्रीवियस पेपर हुआ है उस पर आधारित क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी एनहांस होगी। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आखिरी क्लास है, क्लास 50 बैंकर बूस्टर 50 डेज एमसीक्यू सीरीज की आखिरी क्लास है। ऐसा मत समझिए आज आखिरी क्लास है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 16 नवंबर 16 ऑफ नवंबर को आपका पेपर शेड्यूल है आरबीडब्ल्यूएम पेपर 4। अच्छा खासा गैप है, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा हमें, उसके लिए प्लानिंग कर चुके हैं। साथ साथ में कंटेंट एकदम तूफानी गति से काम चल रहा है। ये 4 मॉड्यूल हैं और आज के सेशन में हम आपके सामने इन सभी मॉड्यूल से संबंधित एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सीधा सवालों की तरफ ले चलते हैं। आपको पहला सवाल आपके सामने है और आमतौर पर हमारी कोशिश होती है कि वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से उन पर आधारित एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाए, पूरी तरह से फोकस्ड होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिजनेस अप्रोच से संबंधित है, बिजनेस मॉडल से जुड़ा हुआ। अब देखिए, जब भी हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो 3 प्रकार के बिजनेस मॉडल हैं आपके। एसबीओ है, डिपार्टमेंटल है और इंटीग्रेटेड है। एसबीओ अप्रोच जो होता है वो एक तरह से सेपरेट यूनिट, ऑटोनोमस यूनिट को तैयार किया जाता है सेगमेंट बेस पर, प्रोडक्ट बेस पर, और टारगेट होता है वहां से प्रॉफिट को जनरेट करना। ये जो सेपरेट यूनिट्स होती हैं या ऑटोनोमस यूनिट होती हैं, इनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने ऑपरेशंस को रन करने की और अपने डिसीजंस को तैयार करने। पेरेंट बॉडी का ज्यादा इन पर कोई प्रेशर नहीं होता है और ये इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम। तो ये बेसिक फीचर है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग। तो साथियों, अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट इन ऑप्शंस को रीड करिए और सही जवाब क्या है बता दीजिए। तो पहला ऑप्शन है ईच प्रोडक्ट और सेगमेंट ऑपरेट्स एज एन इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर विद इट्स ओन स्ट्रेटजी एंड टारगेट्स। देखिए, हमने जो बातें की हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट यूनिट्स में कैटेगराइज कर दिया और उन यूनिट्स को पूरी इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को खुद तय करेंगे। ये एक तरह से प्रॉफिट सेंटर के तौर पर काम करते हैं, जिनका मेन टारगेट होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सेगमेंट पर पूरा फोकस किया जाए, उसकी मार्केटिंग और मार्केट में शेयर जो है ज्यादा से ज्यादा वहां से हम ग्रैब कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में सारी बातें सही लिखी है। ईच प्रोडक्ट और सेगमेंट ऑपरेट्स एज एन इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर विद इट्स ओन स्ट्रेटजी एंड टारगेट्स। बाकी भी पढ़ लेते हैं। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑपरेट अंडर सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान विद सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। समझिएगा, यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट जो है वो एक ही प्लान के तहत ऑपरेट कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो जो ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और डिपार्टमेंट्स टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन पर काम कर रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंटल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये डिपार्टमेंटल अप्रोच हो जाता है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ब्रांचेस परफॉर्म ऑल बैंकिंग फंक्शंस विदाउट सेग्रीगेशन ऑफ गुड्स, ये गलत ऑप्शन ही है। रिटेल ऑपरेशंस आर आउटसोर्स टू मिनिमाइज कॉस्ट। इस तरह से ए ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। इसके बारे में एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के बारे में एकदम परफेक्ट आंसर है। एसबीयू के क्या फीचर्स होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि टोटल बिजनेस अप्रोचेस या बिजनेस मॉडल्स कितने हैं। एसबीयू है, डिपार्टमेंटल है और इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक्सप्लेनेशन अंडर एसबीयू अप्रोच ईच बिजनेस लाइन retail, corporate, treasury is treated as a separate strategic unit responsible for its own profitability, accountability, flexibility, center, profit center के तौर पर वो काम करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन सेकंड अप्रोच से संबंधित है, डिपार्टमेंटल अप्रोच है। अब जब हम डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करते हैं, इन द डिपार्टमेंटल अप्रोच टू रिटेल बैंकिंग द मेन लिमिटेशन इज, देखिए लिमिटेशन की बात की जा रही है। देखिए डिपार्टमेंटल अप्रोच कैसा है, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉप मैनेजमेंट, तो सारे डिसीजंस, ये डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है, और आईटी, ऑपरेशंस, ऐसे, ठीक है। अब जो टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस लिए हैं वो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन उस प्लान को भी फॉलो किया। एचआर डिपार्टमेंट की अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, इनके अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, इनमें अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, और इस तरह से ये अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या, जब सभी डिपार्टमेंट्स अपने रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं तो कई बार इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, और ये अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे, ये डायरेक्टली कस्टमर पर फोकस नहीं कर रहे, ये अपने टारगेट को, अपने टास्क को फुलफिल कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर उस जो मैंने आपको जानकारी दी है उसी ऑप्शन को सर्च करना है। एक्सेसिव ऑटोनॉमी टू यूनिट्स है, यहाँ पर ऑटोनॉमी की कमी होती है, ये ऑटोनॉमी वाला फीचर जो है ये एसवीओ अप्रोच के अंतर्गत आता है, और इसलिए ऑप्शन गलत है। डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस अक्रॉस डिवीजन, तो डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस डिवीजन के अक्रॉस डिवीजन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सबके अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वहां पर डुप्लीकेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे। पुअर कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ यूनिफाइड कस्टमर एक्सपीरियंस, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है, और यही ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है, क्योंकि पूछा क्या गया है हमसे, लिमिटेशन पूछी गई, ठीक है। आई होप सो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। अब देखिए एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पर, डिपार्टमेंटल अप्रोच लीड्स टू सीलो ऑपरेशन, सीलो ऑपरेशन का मतलब क्या है, लीड्स टू सीलो ऑपरेशन का मतलब हर एक डिपार्टमेंट जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट की अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रहा है। ये सेंट्रलाइज अप्रोच के तहत जो भी फाइनल डिसीजंस दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर डिफरेंट जो टीम्स हैं या फिर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जा सकती है, लिमिटेशन की। डिपार्टमेंट अप्रोच लीड्स टू सीलो ऑपरेशंस वेयर डिपार्टमेंट्स फंक्शंस इंडिपेंडेंटली reducing synergy and unified customer। ओके, ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आप लोग को यहाँ पर। तो साथियों चलते हैं तीसरे सवाल पर, और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, एन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग एम्स प्राइमरीली। देखिए यहाँ पर तीनों अप्रोचेस के बारे में क्वेश्चंस रख दिए गए हैं, तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये क्लियर हो जा रहे हैं कि भाई हर अप्रोच के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, और उस पर बेस्ड एक आप प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं, जैसे कि आप एग्जाम से पहले आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब है कि ये एक तरह से कंबाइंड या मिक्स अप्रोच, और यहाँ पर हम सेपरेट डिपार्टमेंट्स भी नहीं तैयार कर रहे हैं, हम यहाँ पर अलग प्रॉफिट सेंटर यूनिट तैयार भी नहीं कर रहे हैं, हम एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी विंडो से नंबर ऑफ सर्विसेज मिल सकती हैं, किसी भी कस्टमर को किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट जो है उनको ऑफर किया जा सकता है, और यहाँ पर ब्रांड पर फोकस किया जा रहा है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर नहीं। तो सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा एंड प्रोसेस अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स, यहाँ पर क्या है, सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा, हर एक विंडो पर, हर एक पर्टिकुलर विंडो पर सभी प्रकार की सर्विसेज मिल जाएंगी, सभी प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी मिल जाएंगी, और कस्टमर डेटा जो हर जगह अवेलेबल है, एंड प्रोसेस अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स। ये प्लस पॉइंट है आपके इंटीग्रेटेड अप्रोच का। सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, तो ये तो एसबीओ का अप्रोच है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज डिपार्टमेंटल राइवलरी, तो गलत ऑप्शन है। रिड्यूस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए आप आजकल की बैंकिंग में आप टेक्नोलॉजी को रिड्यूस करेंगे तो यानी कि नुकसान में जाएंगे, तो बैंकिंग और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही एक तरह से आज बैंकिंग को काफी आगे ले जा रहे हैं, और आप ऐसे समझ सकते हैं कि विदाउट टेक्नोलॉजी बैंकिंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन, अगर हम आज की मार्केट की बात करें, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आप कर, तो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि
एक ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट। आगे बढ़ते। इंटीग्रेटेड अप्रोच एम्स एट अलाइनिंग all functions, marketing, credit operations, technology, etc., towards delivering holistic customer. Integrated approach emphasizes holistic customer service through centralized CRM, data analytics, and process integration. तो ये तीनों जो अप्रोचेस हैं, ये आप तीनों अप्रोचेस के बारे में जान चुके हैं कि बिजनेस मॉडल या बिजनेस अप्रोच दोनों का मतलब सेम ही है। तीन प्रकार के अप्रोच है, एसबीओ, डिपार्टमेंटल एंड इंटीग्रेटेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये मॉड्यूल बी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो अब्राहम मैस्लोज हायरार्की है, ये हायरार्की जो है ये एग्जाम के नजरिए से बहुत खास है। एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते हैं। हम वही बातें आपको बता रहे हैं इस समय जो एग्जाम के नजरिए से बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन बातों पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। अब्राहम मैस्लोज के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया, उसके आधार पर उन्होंने नीड जो होते हैं, ह्यूमन नीड्स होती हैं, उनके 5 लेवल को कैटेगराइज करते हैं। सबसे बॉटम में सबसे बेसिक नीड, आदमी को जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, अब तो रोटी कपड़ा मकान। लेकिन आप इसको अगर बैंकिंग से रिलेट करेंगे तो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जो है वो फिजियोलॉजिकल के अंदर, यानी कि कोर सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, एक्सीडेंटल कवर हो गया, इस प्रकार की। थोड़ा सा इनकम बढ़ी, नीड बढ़ी तो सेफ्टी सिक्योरिटी एफडी आरडी पे पहुंचे आप, थोड़ा और नीड बढ़ी तो हाउसिंग लोन, कार लोन, इस पर पहुंचे, और थोड़ा सा और नीड बढ़ी तो आप होम डेकोर और इम्प्रूवमेंट लोन पर पहुंच गए, प्रीमियम सर्विसेज पे पहुंच गए। ये सब सारी जरूरतें पूरी हो गई तो आप, आपके पास जो भी वेल्थ है उसको एनहेंस करने की सोचेंगे, आप वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपके 5 लेवल के अंदर। अब ये जो 5 लेवल मैंने बताए हैं आपको, इनके बारे में मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो कस्टमर परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस, अब देखिए कस्टमर क्या परचेज कर रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, मेनली टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसीज, इज प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय विच ऑफ द लेवल। अब यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, प्रोटेक्शन की बात चल रही है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं उस लेवल की जो कि सेकंड लेवल है, और वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सबसे बॉटम पर क्या होता है, सबसे बॉटम पर होता है आपका फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद आता है आपका सेफ्टी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी बोलिए या सिक्योरिटी। फिर आपका आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आप सोशल नीड, इसे सोशल नीड भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। फिर आता है आपका एस्टीम, जब आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपके पास पावर हो, आपके पास अथॉरिटी हो, आपको लोग रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएशन मिले, तो ये एस्टीम। चाहते हैं कई बार कि आप 10 लोगों के बीच में, लेकिन आप अलग पहचान, अलग रिकग्निशन चाहिए, एस्टीम। और जो 5वां लेवल है उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो सबसे टॉप लेवल होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की, फैमिली को कवर करने की, मेडिकल इमरजेंसी जैसी जो आपदाएं होती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर क्या, एस्टीम, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यानी कि सी ऑप्शन एकदम परफेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम सही जवाब। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 5वें सवाल की, फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी अब्राहम मैस्लो से ही संबंधित है। तो 5 नीड्स के बारे में हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं इसका क्या मतलब होता है। तो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, अब देखिए यहाँ पर जो आपको सिंपल क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्रीमियम क्रेडिट, जिसपे आपको रिवॉर्ड्स मिल जाए, जिस पर आपको लाउंज एक्सेस मिल जाए, और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाए, ऑफरिंग एक्सक्लूसिव क्लब मेंबरशिप्स एंड प्रायोरिटी सर्विसेज अपील्स प्राइमरीली टू विच नेशनल, एक्सेप्शनल सेवा, अलग से स्पेशल चीजें ये कहाँ थी, बता चुके हैं एसटीम। कोई इंडिविजुअल जब चाहता है कि वो कुछ भी करे और उसे लोग रिकॉग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, पावर हो, अथॉरिटी हो, तो वो सब एस्टीम के जाए, और एस्टीम। एक्सेप्शनल सर्विसेज हो, प्रीमियम सर्विसेज हो, वो एस्टीम के जाए, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन सभी लेवल्स को। अब थोड़ा सा और इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। कस्टमर पार्टिसिपेटिंग, 6 क्वेश्चन है आपके साथ, छठा क्वेश्चन, कस्टमर पार्टिसिपेटिंग इन अ फाइनेंशियल लिटरेसी, समझिएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, improve personal investment, to improve personal investment skills,
इज सेटिस्फाइंग विच लेवल ऑफ बैचलर्स ही अब समझिएगा यहाँ पर तो कोई इंडिविजुअल है वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में अपने आप को क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्किल्स को वो क्या है एनहेंस कर सकता है। तो ये आमतौर पर आदमी जब देखा जाए तो ये किस लेवल के अंदर है, देखिए मेरे पास वेल्थ अच्छी खासी है, मेरे पास समय अच्छा खासा है और मैं इस पैसे को एनहेंस करना चाहता हूँ, तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर आती हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एक ऐसा लेवल है जहां पर आप सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, ऑटोनोमी को चाहते हैं, तो ये इसके अंतर्गत है। अब साथियों दीपावली 20 तारीख को है, आज धनतेरस है, आपके लिए इस ऑफर को 17 तारीख से ही शुरू कर दिया गया था, इसके बारे में आपको जानकारी भी दे दी गई। इस 17 ऑफ अक्टूबर से आपके लिए दीपावली ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के तहत आपकी प्रिपरेशन को और रफ्तार देने के लिए, बूस्ट करने के नजरिए से आपके लिए यहाँ पर जीआईबी क्रैश कोर्स जो है, देखिए आपके जीआईबी एग्जाम बहुत करीब, अब आपके लिए एक ऐसे कोर्स की जरूरत है जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का कवरेज हो जाए, साथ साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाए जैसे प्रैक्टिस कर सके। तो वो जीआईबी क्रैश कोर्स है, मात्र 1499 की कॉस्ट कर दी गई है आपके लिए। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, इस ऑफर के साथ जुड़कर देर ना करिए। अगला सवाल, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सार्फेसी एक्ट कैन अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, देखिए यहाँ पर सवाल बदल दिए गए। अब बात कर रहे हैं हम लोग सार्फेसी एक्ट, इसकी बात कर रहे हैं सार्फेसी, और ये किसके अंतर्गत आ गया, मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी में भी रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। सार्फेसी एक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो इसके फुल फॉर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है 2002। सार्फेसी का इस्तेमाल आमतौर पर जो सिक्योर्ड असेट्स होते हैं उनके केस में किया जाता है, सिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं उसके केस में। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि वो कौन सा सेक्शन है, इस सेक्शन के बारे में सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत जानकारी दी गई है। एक बैंक सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसे बोला जा रहा है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पोजीशन ले सकते हैं उस सिक्योर्ड एसेट। देखिए पोजीशन क्यों लेंगे, सबसे पहले तो जो भी बैंक के द्वारा लोन दिया गया, बैंक है इसके द्वारा कोई लोन दिया गया है, अब ये लोन क्या हो गया, एनपीए में कन्वर्ट, जब एनपीए में कन्वर्ट हो गया है और मान लीजिए ये लोन क्या है, ये सिक्योर्ड लोन, बैक्ड बाय सिक्योरिटी, 1 लाख से ऊपर तक का आउटस्टैंडिंग है और प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलाकर मोर देन 20% ड्यू है, 20% से ज्यादा ड्यू है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो उसका मतलब सरफेसी इस पर इम्पोज किया जा सकता है। अब सरफेसी एक्ट के तहत पहले ये जो बोरोवर, ये जो डिफॉल्टर है, इसको डिमांड नोटिस इशू कर, क्या इशू किया गया, डिमांड नोटिस इशू कर दिया गया है। और ये डिमांड नोटिस किसके तहत दिया है, ये सेक्शन 13 मान लीजिए इस बोरोवर के पास इस नोटिस के तहत 60 दिनों का टाइम है जवाब देने का, बट इसने जवाब नहीं दिया। अब जो बैंक है इसके पास अधिकार आ जाएगा कि वो इस पर्टिकुलर जो असेट है, सिक्योर्ड असेट, इसको अपनी पोजीशन में लेंगे। ये पोजीशन किसके तहत लेंगे, सेक्शन 13(4), तो सेक्शन 13(4) के तहत उस पर्टिकुलर सिक्योर्ड असेट का पोजीशन लिया जा सकता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन, ये 8वां क्वेश्चन, विच सेक्शन एम्पावर्स द बोरोवर टू फाइल एन अपील। अब देखिए बोरोवर उस बैंक के उस एक्शन से सहमत नहीं, तो बोरोवर जो है वो चाहता है कि इस एक्शन के अगेंस्ट में अपील की जाए, अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय द बैंक अंडर सेक्शन 13(4), तो सेक्शन 13(4) के तहत जो पोजीशन लिया गया बैंक के द्वारा उसके अगेंस्ट में अपील करना चाहता है, उसके बारे में जानकारी कहाँ देगी, सेक्शन 17 में, 18 में, 19 में, 14 में। ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का बनाया जाएगा, सेक्शन 17 से बोलते हैं सेक्शन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिक्योरिटाइजेशन। देखिए बैंकों का काम क्या है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, मार्केट में लेंडिंग ऑपरेशंस करना। तो बैंक क्या कर रहा है, मार्केट में लोन दे रहा है, फ्लो कर रहा है, लेकिन जो बैंक मार्केट में लोन दे रहा है वो 10 साल के लिए दे रहा है, 20 साल के लिए दे रहा है, 8 साल के लिए दे रहा है, इतना अमाउंट ये असेट बैंक का मार्केट में चला गया और लॉन्ग कर, इसको वापस रिकवर करने में समय लगेगा। बात ये है कि
बैंक को अगर लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है तो बैंक इसे कैसे मैनेज करे, बैंक को अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना है, तो एक प्रोसेस होता है सिक्योरिटाइजेशन, जिसके तहत इस पर्टिकुलर लोन को बैंक सिक्योरिटाइज कर सकता है किसी एंटिटी के पास, और उस एंटिटी को नाम दिया जाता है क्या, उस एंटिटी को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। In the securitization process, which of the following entities primarily converts standard assets into marketable securities? ये ओरिजिनेटर नहीं, ओरिजिनेटर तो बैंक खुद है, ये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये खुद है, ये तो ऑप्शन गलत है। क्रेडिट एनहेंसर ये भी बैंक की संस्था होगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल आंसर क्या है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसे हम एसपीवी का नाम देते हैं, सही जवाब है एसपीवी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, 10th क्वेश्चन। द टेन्योर ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, गोल्ड बॉन्ड एसजीबी, ये स्कीम आई थी 2015 में। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का जो टेन्योर है, एसजीबी का जो टेन्योर है वो 8 वर्ष, बट प्री मैच्योर रिडेम्पशन अलाउड है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कितने वर्षों के बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो सही जवाब है वो है 5 वर्ष। 5 वर्षों के बाद आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक इस पर आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी देता था, लेकिन ये फरवरी 2024 के बाद कोई नई सीरीज इसकी नहीं आई है मार्केट में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरह से ये डिसकंटिन्यू चल रहा है, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। आज का आपके लिए ये 11वां सवाल है और आखिरी क्वेश्चन। एन एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, endowment insurance policy combines insurance coverage with a saving component। endowment policy क्या होती है, एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पर जो पॉलिसी होल्डर है उसे मैच्योरिटी पर लमसम अमाउंट, या फिर उसकी डेथ हो जाए किसी केस तो ये लमसम अमाउंट रिसीव होता है, यानी कि यहां पर एक प्रकार से सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी है और सिक्योरिटी भी। तो एन एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी combines insurance coverage with a saving component. Which of the following statement is most accurate regarding the feature of an endowment? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में एंडोमेंट पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन इससे पहले भी बन चुके। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं जैसे कि आप इन ऑप्शंस को देख पाए। द सम अश्योर्ड इज पेड ओनली ऑन मैच्योरिटी, सम अश्योर्ड जो है वो मैच्योरिटी पर ही मिलेगा, एंड देयर इज नो डेथ बेनिफिट ड्यूरिंग द पॉलिसी। डेथ बेनिफिट बोला जा रहा है, यहाँ पर कोई डेथ बेनिफिट नहीं है, तो ये जो लिखा है नो, ये गलत, इस तरह से पहला ऑप्शन गलत हो गया। जल्दीबाजी में आप पढ़ेंगे तो इतना लाइन, इतनी पहली लाइन पढ़ने के बाद आप आंसर टिक कर लेंगे, सही है, लेकिन उस नो ने गेम बिगाड़ दिया। द पॉलिसी होल्डर रिसीव द सम एश्योर्ड ऑन डेथ और ऑन मैच्योरिटी व्हिच एवर अकर्स फर्स्ट, एंड इट टिपिकली अलाउज फॉर बोनस एडिशंस ड्यूरिंग द टर्म। पॉजिटिव ऑप्शन है, सही जवाब हो सकता है। प्रीमियम्स आर इन्वेस्टेड सोलली इन इक्विटी मार्केट, लिखा हुआ है जो प्रीमियम है वो केवल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेकिंग द मैच्योरिटी अमाउंट हाईली वेरिएबल एंड रिस्की। एंडोमेंट पॉलिसीज डू नॉट अलाउ लोन्स और पार्शियल विड्रॉल्स ड्यूरिंग द पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी जो है डू नॉट अलाउ, ऐसा भी नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या सही हो गया यहाँ पर, बी ऑप्शन जो है। तो जो भी पॉलिसी होल्डर होता है डेथ के केस में या मैच्योरिटी के केस में उसे एक लमसम अमाउंट रिसीव होता है। डेथ के केस में तो जो भी डिपेंडेंट होंगे, जो भी नॉमिनीज होंगे, उनको रिसीव होगा ये एंडोमेंट पॉलिसी। आप बोल सकते हैं कि देखिए जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं उसमें टर्म इंश्योरेंस होता है, एंडोमेंट पॉलिसी होती है, मनी बैक पॉलिसी होती है, पेंशन प्लान्स होते हैं, तो कई प्रकार के प्लान्स होते हैं, वन बाय वन करके इनको हम पढ़ेंगे। आज के लिए ये जो सवाल है आप समाप्त हो रहे हैं। अब आपके लिए यहाँ पर दिवाली ऑफर के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं। सबसे पहले एक बार फिर आप सभी साथी बैंकर्स को और आपके परिवारजनों को हमारी पूरी टीम, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से धनतेरस, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पर्टिकुलर ओकेजन, इस स्पेशल ओकेजन पर हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है 60% ऑफ सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर। ये ऑफर आपके लिए 17 से लेकर 27 अक्टूबर तक वैलिड है। आपके पास अच्छा मौका है। अपने दिमाग में ये अगर रखेंगे कि नहीं एग्जाम तो काफी करीब आ चुके हैं, 2 नवंबर से पेपर है, तो हम किसी बैच के साथ जुड़ना हमारे लिए उतना फायदेमंद है, बिल्कुल ऐसी बात है। आप जेआईबी क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर सकते हैं उसके साथ। अब अगर आप नए बैंकर हैं या पुराने बैंकर हैं या जेआईबी एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो उस नजरिए से देखा जाए आपके लिए
या भी महापैक बेस्ट ऑफर बेस्ट महापैक होता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर महापैक के तहत आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, 15 प्लस बैचेस, जो कि फाउंडेशन से लेकर क्रैश कोर्स तक मिलेंगे। और आपको एक बार इसके साथ जुड़ने के बाद आपको दोबारा किसी बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन है 2499, 12 मंथ 3599, 24 मंथ 5599। इसके तहत आपको 15 प्लस बैचेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, मॉड्यूल वाइज डीपीपीज, क्लास नोट्स, क्विजेस, मॉक टेस्ट, साथ ही साथ में आपको अवेल कराया जाता है डाउट सॉल्विंग सपोर्ट 24/7। क्रैश कोर्स के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में 1499 में क्रैश कोर्स उपलब्ध है आपके लिए। इसके साथ एनरोल करिए और अपने एग्जाम को टारगेट करिए। बहुत सारे बैंकर बनने के बाद आरबीआई ग्रेड बी का टारगेट रखते हैं, गोल रखते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पर समर्थ आरबीआई ग्रेड बी फाउंडेशन फेज 1 फेज 2 बैच को लॉन्च किया गया। बहुत ही इफेक्टिव प्राइसेस में इस समय अवेल है 1899 में, मात्र 1899 की कॉस्ट में नॉर्मल प्राइस में, और प्रो प्राइस जिसमें आपको इंटरव्यू एक्सेस मिल जाता है, जिसमें आपको 6 बुक सेट मिलते हैं, जिसमें आपको मेंटरशिप मिलती है। ऐसे नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं प्रो के अंदर। बुक्स जेआईबी एग्जाम के लिए बेस्ट बुक मार्केट में है जेआईबी बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स, बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस बुक। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट 1224 में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी को आगे रफ्तार दे सकते हैं। आप सभी साथियों को सेशन के एंड में ये टेलीग्राम चैनल है जय_क्या बाई भास्कर सर, इसके साथ जुड़ जाइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं, आपका चैनल है। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। एट द एंड आप सभी को फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस और दिवाली की। मुलाकात करेंगे 21 तारीख से, 21 अक्टूबर से फिर से सेशन की शुरुआत कर देंगे। 2 दिन अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस पावन त्योहार को सेलिब्रेट करिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।